हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग। बिहार अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रियंका, आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका, और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हमारे हिंदी साहित्य से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो जल्दी से आप सभी लाइव आ जाइए। साथ ही साथ इस लाइव सेशन की लिंक को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि आपको हिंदी में कौन सा टॉपिक पढ़ना है। जल्दी सब लोग लाइव आ जाओ। गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? कैसी चल रही है आप सभी की पढ़ाई? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सभी को? हेलो एवरीवन। चलिए जल्दी सब लोग लाइव आ जाइए। गुड मॉर्निंग संगीता, चांदनी, खुशबू, सूरज, प्रिया, कविता, आप सभी को सरस्वती पूजा की अनेक अनेक शुभकामनाएं। सभी स्टूडेंट्स को ठीक है। मैम आप कहाँ हो? मैम आज घर पर ही हैं। चलिए जल्दी से आ जाइए, फिर शुरू करें हम हमारी क्लास। ठीक है। आपको भी वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है। चलिए, तो लगभग सारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं, आरंभ कर देते हम हमारी क्लास। ठीक है। चलिए, तो अगर आपने अभी तक अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो सबसे पहले इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। आप देख सकते हैं ऐप में बहुत सारे फीचर्स हैं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी हैं, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बिहार अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। इस चैनल पर बिहार से संबंधित हर एक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है। चलिए, तो आरंभ कर देते हैं हमारी क्लास। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो बिहार का महापैक है उस पर सरस्वती पूजा के उपलक्ष्य में डबल वैलिडिटी का ऑफर चल रहा है। तो ऐसे स्टूडेंट जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी लगातार कर रहे हैं तो वो इस वैलिडिटी को, इस महापैक को खरीद सकते हैं। महापैक में आपको कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो सिविल कोड का हो, चाहे वो एस्टेट का हो, बीपीएससी का टीआरई एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, बिहार से संबंधित सभी की पेड क्लासेस मिलेंगी और जिसमें सभी सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, जिसमें याद रखिए जिसकी कीमत है आपकी 2700 रुपए। चलिए, डिस्काउंट कोड है Y646। इस कोड को आपको अप्लाई करना है, तब आपको ये डिस्काउंट मिलेगा और डबल वैलिडिटी का ऑफर है। सिर्फ आज ही ये ऑफर है। चलिए, तो आ जाते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ठीक है, आज हमारा पहला प्रश्न है, विशल देव रासो के रचयिता कौन है? जगनिक, चंदबरदाई, नरपति नाल या फिर सारंगधर? बताइए। सभी को जवाब देना है। मैम दिखाई नहीं दे रही, लेकिन बोर्ड तो दिखाई दे रहा है ना आपको? बोर्ड तो दिखाई दे रहा है। ठीक है। चलिए, वेरी गुड। तो सभी का सही प्रश्न है। जैसा कि कल हमने पढ़ा हुआ था, खुमान रासो का पढ़ लिया था। आज विशल देव रासो जिसके रचयिता हैं नरपति नाल। विकल्प सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। विशल देव रासो के रचयिता हैं नरपति नाल। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न है, ठेठ हिंदी का ठाठ ये रचना किसके द्वारा रचित है? आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर जयशंकर प्रसाद? बताइए। बताइए। वेरी गुड। तो जयशंकर प्रसाद की रचना हम पढ़ ही चुके हैं, कामायनी है, जो कि एक महाकाव्य है। इसके संबंधित सारे प्रश्न आपको पता होने चाहिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना गीत का परिमल।
बादल राग, बहुत सारी रचनाएं हैं, सरोज स्मृति। मैथिली शरण गुप्त की रचना साकेत जयद्रथ पंचवटी। और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है ठेठ हिंदी का ठाठ, अधखिला पुष्प, अधखिला फूल, वैदेही वनवास, प्रिय प्रवास। ये सभी जो रचनाएं हैं वो अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हमारा है प्रश्न, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि कौन हैं? खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि। एक प्रश्न कल इसी से संबंधित आया था, आधुनिक काल में हिंदी खड़ी बोली का प्रयोग करने वाले कवि कौन हैं? तो आधुनिक काल में अगर पूछा जाए तब आपको टिक करना है भारतेंदु हरिश्चंद्र। लेकिन यहाँ आपसे पूछा है खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि कौन है, प्रश्न जो है वो बदल गया है। तो क्या हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी, अमीर खुसरो, विद्यापति या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र? ठीक है, वेरी गुड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमीर खुसरो। आप पढ़ेंगे अमीर खुसरो जो वो है आदिकाल के कवि माने जाते हैं, जिन्होंने अपनी रचनाओं में हिंदी खड़ी बोली का प्रयोग किया है। अगर उनकी रचनाओं पे हम चर्चा करें तो वो है खालिक बारी। ठीक है, खालिक बारी उनकी रचना है, मुकरियां और पहेलियां, ये सभी रचनाएं हैं आपकी अमीर खुसरो की। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना आपने बहुत सुना होगा, पद्मावत, आखिरी कलाम, अखरावट है। विद्यापति की रचना है कीर्ति लता, कीर्ति पताका और अवहट्ट। भारतेंदु हरिश्चंद्र की विद्या सुंदर नामक नाटक है जो कि बांग्ला भाषा का अनुवाद है, और भारत दुर्दशा। चलिए अगले प्रश्न पर आएंगे। तो प्रश्न है, अजात शत्रु किसकी रचना है? अजात शत्रु जो है वो एक नाटक विधा है। अब प्रश्न है ये किसकी रचना है? अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर जयशंकर प्रसाद? सभी स्टूडेंट्स को जवाब देना है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड। जितने स्टूडेंट्स क्लास को लाइव देख रहे हैं सभी को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। मुझे सभी के कमेंट्स दिख रहे हैं। क्या हो जाएगा राइट आंसर? चलिए, तो अजात शत्रु जो एक नाटक है वो हमारे हिंदी साहित्य के छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? आधुनिक हिंदी गद्य का शुभारंभ कब हुआ, किस युग से हुआ, उसके जनक कौन है? ठीक है, अमीर खुसरो, भारतेंदु हरिश्चंद्र, गंग कवि या फिर जयशंकर प्रसाद? बताइए। सभी को जवाब देना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु युग से ही हिंदी गद्य विधा का आविर्भाव हुआ है। ठीक है, आप पढ़ेंगे इसी युग में बहुत सारी कहानी, नाटक, उपन्यास लिखे गए हैं। भारतेंदु युग के ही नाटककार है लाला श्रीनिवास दास। ठीक है, आपने पढ़ा होगा हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु, उसके लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास। उन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं और संयोगिता स्वयंवर नामक नाटक भी लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका, इनमें से कौन सा कवि है जो भक्ति काल का नहीं है? भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग जाना जाता है, जिसका समय है 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी के मध्य के काल को भक्ति काल कहा जाता है। इसका अन्य नाम है पूर्व मध्य काल। ठीक है, भक्ति काल को पूर्व मध्य काल के नाम से जाना जाता है। भक्ति काल को दो धाराओं में विभाजित किया गया है, सगुण धारा और निर्गुण धारा। ठीक है, अब यहाँ पर भक्ति काल के कवि नहीं है, तो अभी अभी इस पे हमने चर्चा की है कि जो अमीर खुसरो है वो आदिकाल के कवि हैं। आदिकाल हिंदी साहित्य का प्रथम काल माना जाता है, जिसको अन्य नामों से जानते हैं, वीरगाथा काल, वीर काल, सिद्ध सामंत काल। ठीक है, चलिए अब हमारे नेक्स्ट प्रश्न पे अगर हम आए तो प्रश्न है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है।
समास का शाब्दिक अर्थ, पद, वाक्य, वर्ण या संक्षेप। याद रखिए साहित्य के साथ साथ आपको हिंदी व्याकरण भी पढ़नी है, उससे भी आपके प्रश्न आते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया है कि सुबह 11 बजे आपकी लिटरेचर की क्लास होती है और दोपहर 2 बजे आपकी ग्रामर की क्लास होती है। ठीक है, तो ये सभी क्लासेस जो हैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। परीक्षा की डेट आ चुकी है, 7 से 17 मार्च के बीच आपकी परीक्षा आयोजित की जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न है समास का अर्थ क्या होता है। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। विकल्प डी सही जवाब है। प्रश्न है सुदामा चरित्र एवं ध्रुव चरित्र के रचयिता कौन हैं? ध्रुवदास, नरोत्तम दास, गुमान मिश्र या फिर ब्रजवासी दास? बताइए। ये प्रश्न मैंने कल ही आपको इसके बारे में इस वर्णन किया हुआ था। राइट आंसर आप लोगों को बताना है। वेरी गुड। सुदामा चरित्र एवं ध्रुव चरित्र के जो रचयिता है वो है नरोत्तम दास। विकल्प बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद हमारा प्रश्न है आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह किसे कहा जाता है? आधुनिक हिंदी साहित्य, आधुनिक काल को हम गद्य काल के नाम से भी जानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जिनके नाम पर द्विवेदी युग रखा गया है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे वर्ष 1903 में। ठीक है, उनकी रचनाएं है काव्य मंजूषा। अब यहाँ पर चर्चा करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के सबसे बड़े आलोचक माने जाते हैं। ठीक है, उनकी रचनाएं हैं चिंतामणि नामक एक निबंध उन्होंने लिखा हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। तो विकल्प बी सही जवाब होगा। इसके बाद प्रश्न है विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है? हमने पढ़ा हुआ है हिंदी भाषा के विकास का क्रम। सबसे पहले वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर आपने पढ़ा हुआ है पाली भाषा, प्राकृत भाषा, अपभ्रंश और फिर हिंदी भाषा। बताइए क्या हो जाएगा सही जवाब? सभी को जवाब देना है। सेशन को लाइक, शेयर एंड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, अब यहाँ ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है पाली। ठीक है, सबसे पहले आप देखेंगे तो संस्कृत, संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद आ जाएगी आपकी प्राकृत भाषा, प्राकृत के बाद आ जाएगी आपकी अपभ्रंश। ठीक है, अपभ्रंश के बाद आती है आपकी हिंदी भाषा। तो इस प्रकार से जो भाषा के विकास का क्रम है वो विकल्प ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड। चलिए अगले प्रश्न को अगर हम देखेंगे तो हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? हिंदी दिवस 11 जून, 14 सितंबर, 28 सितंबर या 10 अक्टूबर? तो हमने पढ़ा है 1949 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। अनुच्छेद 343 के अंतर्गत 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया और लिपि जो देवनागरी लिपि को मान्यता दी गई। ठीक है, तो अब यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा 14 सितंबर। अब यहाँ से एक प्रश्न और है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को और हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। तो विकल्प बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। 1949, 14 सितंबर 1949 के बाद जितने भी कार्यालयी कार्य थे उसमें हिंदी भाषा को प्रधानता दी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आइए। तो प्रश्न हमारा प्रभावती किसकी रचना है? अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, निराला जी या फिर जयशंकर प्रसाद? प्रभावती किसकी रचना है? बताइए, सभी को जवाब देना है। वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड। ठीक है, प्रभावती किसकी रचना है? बताइए। प्रभावती जो है वो
हिंदी साहित्य के छायावाद के 4 स्तंभों में से प्रमुख सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनको विद्रोही कवि के नाम से जाना जाता है, उनकी रचनाएं हैं गीतिका, अनामिका, परिमल, बादल राग, तुलसीदास नामक कविता, प्रभावती और सरोज स्मृति। तो राइट आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए। निराला जी की कविता है प्रभावती। वेरी गुड। चलिए, अब इसके बाद प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने? अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो महावीर प्रसाद द्विवेदी के पहले श्याम सुंदर दास ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। ठीक है, सर्वप्रथम श्याम सुंदर दास ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था वर्ष 1900 ईस्वी में। वर्ष 1900 ईस्वी में जो है पर सरस्वती पत्रिका आरंभ हुई थी। वर्ष 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे। राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी। प्रश्न है हमारा, कबीर को भाषा का डिक्टेटर किसने कहा? ये प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। हम भी आपको काफी बार इस प्रश्न को बता चुके हैं। ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? कबीर को भाषा का डिक्टेटर किसने कहा है? वो कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, इनकी रचनाएं आप पढ़े होंगे। अशोक के फूल, ठीक है, बाण भट्ट की आत्मकथा, देवकी नंदन खत्री, जिनको तिलिस्मी अयारी का लेखक कहा जाता है, इनकी रचना है चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति। अगला प्रश्न है आपका, हिंदी की आदि जननी कौन है? हिंदी की आदि जननी संस्कृत, पाली, प्राकृत या अपभ्रंश? बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? हिंदी भाषा की आदि जननी है संस्कृत भाषा। विकल्प ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, संस्कृत भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? 14, 15, 18 या 22? बताइए। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? रीना यादव, अपभ्रंश नहीं मानेंगे। जब भी पूछा जाए आदि जननी तो वो हमेशा संस्कृत ही रहेगी। ठीक है, संस्कृत ही रहेगी। हिंदी भाषा की आदि जननी संस्कृत भाषा को माना जाता है। भारतीय संविधान में जो 22 भाषाएं हैं और बोलियां हैं आपकी 18। ठीक है, बोली है 18 और भाषाएं हैं 22। विकल्प डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा है जो भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? भारोपीय शब्द बना है भारत और यूरोपीय। ठीक है, भारत धन यूरोपीय से बना है भारोपीय परिवार। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे मराठी, गुजराती, मलयालम या हिंदी। आप लोगों को मैं ये चीज पढ़ा चुकी हूँ, बताइए। आपके एप्लीकेशन पर जो क्लास है वो होगी 20 फरवरी से। 20 फरवरी से आपकी एप्लीकेशन पर सभी कक्षाएं आरंभ हो जाएंगी हर एक विषय की। आपका वो 80 नंबर का पेपर हो, आपका 40 नंबर का पेपर हो, हर एक विषय की कक्षाएं 20 फरवरी से शुरू हो जाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं रीना जी। अब यहाँ पर प्रश्न है, तो मलयालम जो है वो द्रविड़ परिवार की भाषा है। राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, मलयालम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। तो क्वेश्चन है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी, शॉर्ट सैनी या फिर ब्राह्मण अपभ्रंश? बताइए। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर?
वेरी गुड। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि जो हिंदी खड़ी बोली है वो किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो हिंदी खड़ी बोली जो है वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, पश्चिमी हिंदी। अब पश्चिमी हिंदी जो है वो सौर सैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर मागधी हिंदी देखें तो मागधी जो है उससे बिहारी हिंदी विकसित हुई है। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी विकसित हुई है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सौर सैनी अपभ्रंश। ब्रांचड जो है उससे सिंधी भाषा विकसित हुई है। राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, सौर सैनी अपभ्रंश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम क्या होगा? बताइए। हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम पाली, प्राकृत, तो अभी इस पे हम चर्चा कर चुके हैं, तो विकल्प ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। पाली के बाद प्राकृत, फिर अपभ्रंश और फिर हिंदी, तो विकल्प ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ बोली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? छत्तीसगढ़ी बोली, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ एक राज्य है, उसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ी बोली जाती है, जो कि बिलासपुर और रायपुर में बोली जाती है। तो यहाँ पर प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो मैंने एक क्लास में आपको सारी उपभाषाएं, उनके अंतर्गत कितनी बोलियां बोली जाती हैं और वो बोलियों के क्षेत्र कौन कौन से हैं, ये मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, सर्वप्रथम जॉर्ज ग्रियर्सन ने बोलियों के आधार पर क्षेत्र को वर्गीकृत किया हुआ था। याद रखिए, छत्तीसगढ़ी बोली है जो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी जिसमें आपका अवधी, ठीक है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, तीन बोलियां आती हैं। छत्तीसगढ़ी, ठीक है, इसका क्षेत्र है रायपुर और बिलासपुर, तो विकल्प ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियां बारी बारी, चिटकाई जिनमें चिंगारी। उक्त पंक्तियों के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद या फिर महादेवी वर्मा? बताइए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब? कलम आज उनकी जय जयकार बोल रहा, जला अस्थियां बारी बारी, चिटकाई जिनमें चिंगारी। तो आपको पता है कि छायावाद के समकालीन एक और काव्य धारा थी, वो थी राष्ट्रीय सांस्कृतिक विचारधारा। ठीक है, जिसमें आप पढ़ेंगे रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर प्रश्न बनता है कि राष्ट्र कवि तो मैथिली शरण गुप्त भी हैं। ठीक है, तो प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है और द्वितीय राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है, क्योंकि इनकी कविताओं में राष्ट्रीय भावनाएं समाहित होती हैं। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि जब भी पूछा जाए राष्ट्र कवि, तो वो आपको विकल्प पर आधारित आपको जवाब देना है। अगर विकल्प में दिनकर दिए हैं तो दिनकर टिक करना है, अगर मैथिली शरण गुप्त दिए हैं तो गुप्त, अगर दोनों दिए हैं तो आपको मैथिली शरण गुप्त पर टिक करना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तुलसीदास और सूरदास की रचनाओं के आधार पर हिंदी में रस कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, तो हम पढ़ते आए हैं, रस किसी कविता को पढ़कर, सुनकर, देखकर दर्शक पाठक श्रोता को जो आनंद की अनुभूति होती है वही रस कहलाता है। रस के मुख्य रूप से 4 अंग होते हैं। सर्वप्रथम रस का उल्लेख भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में किया था। उन्होंने रस के 8 भेद बताए थे। उसके बाद अन्य विद्वान आए, उन्होंने रस के 9 भेद बताए। लेकिन अब जो हिंदी साहित्य में वर्तमान समय में हिंदी व्याकरण में रस के कुल 11 भेद हैं। ठीक है, तुलसीदास भक्ति रस के जनक कहे जाते हैं और सूरदास जो है वो वात्सल्य रस के जनक कहे जाते हैं। तो विकल्प ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपका, मधुर स्वप्न के रचनाकार कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सोहन लाल द्विवेदी या फिर राहुल सांस्कृतायन? बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? मधुर स्वप्न के रचनाकार हैं राहुल सांस्कृतायन। राहुल सांस्कृतायन जिनको यायावर कवि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, रसमय सिद्ध किसका उपनाम था? रसमय सिद्ध हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा, देवकीनंदन खत्री या फिर जयशंकर प्रसाद? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सभी को जवाब देना है। रसमय सिद्ध किसका उपनाम था? राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, जिनको कलाधर नाम भी था और रसमय सिद्ध भी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। तो क्वेश्चन है, बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? रसखान, मीराबाई, सूरदास या तुलसीदास? ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सूरदास की रचनाओं में सर्वाधिक श्री कृष्ण की बाल लीलाओं, उनकी बाल महिमाओं का वर्णन है। ठीक है, सूरदास को वात्सल्य रस का जनक कहा जाता है। वात्सल्य रस में बाल चित्रण दिखाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी। सूरदास जो है वो बाल चित्रण के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते। सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य कृति के रचनाकार कौन है? अरुण कमल, मंगलेश डबराल, राजेश जोशी या फिर उदय प्रकाश? बताइए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब? एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य कृति के रचनाकार कौन है? बताइए, सभी को जवाब देना है। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब? वेरी गुड। एक दिन बोलेंगे पेड़, ये जो रचना है वो राजेश जोशी की रचना है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा राजेश जोशी, विकल्प सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे तो है, इनमें से रेखा चित्र परक कौन सी कृति महादेवी वर्मा की नहीं है? गौर से सुनो, रेखा चित्र आप पढ़ेंगे हिंदी गद्य साहित्य, हिंदी गद्य विधाओं में। रेखा चित्र संस्मरण, कहानी, नाटक, एकांकी, उपन्यास, जीवनी, आत्मकथा। तो बोलती प्रतिमा, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं या फिर मेरा परिवार? क्या हो जाएगा राइट आंसर? इनमें से रेखा चित्र परक कौन सी कृति महादेवी वर्मा की नहीं है? बताइए। बोलती प्रतिमा, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं या फिर मेरा परिवार? तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? वेरी गुड। बोलती प्रतिमा जो है वो है आचार्य श्री राम शर्मा। ठीक है, श्री राम शर्मा के द्वारा रचित एक रेखा चित्र है बोलती प्रतिमा। तो विकल्प सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। सॉरी, विकल्प सी नहीं, विकल्प ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, इन निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा है जो सही नहीं है? जयचंद्र प्रकाश मधुकर कवि की रचना है, खुमान रासो दलपति विजय की रचना है, बीसल देव रासो नरपति नाल, पृथ्वीराज रासो जो है वो चंद बरदाई की रचना है। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? वेरी गुड, बताइए। सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो जो जयचंद्र प्रकाश है वो भट्ट केदार की रचना है। ठीक है, वो केदार भट्ट केदार की रचना है। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा भट्ट केदार। जयचंद्र प्रकाश, खुमान रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो और ये बाकी विकल्प बिल्कुल सही है। कवि और उनकी रचनाओं के नाम बिल्कुल सही है। जयचंद्र प्रकाश हैं जो वो उनकी भट्ट केदार की रचना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। जायसी किस धारा के कवि माने जाते? जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी की बात हो रही है, जिनको अवधी का अर्धान कहा जाता है। अवधी भाषा का अर्धान। ज्ञान मार्गी, प्रेम आख्यान, नाथपंथी या राशिक काव्य धारा? बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर? बोलती प्रतिमा रेखा चित्र श्री राम शर्मा के द्वारा रचित है। ठीक है, जायसी जो है वो हिंदी भक्ति काल की प्रेमाख्यान काव्य धारा के कवि माने जाते हैं, जिसका दूसरा नाम सूफी कवि भी हुआ है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आइए। तो हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? प्रयोगवाद, निराला गे पंत या जयशंकर प्रसाद? वेरी गुड, तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा कि आप पढ़ेंगे प्रयोगवाद में तार सप्तक। ठीक है, तार सप्तक के प्रवर्तक हैं अज्ञे सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे, जिनकी रचना है कितनी नावों में कितनी बार, हरी घास में क्षण भर, शेखर एक जीवनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस नाम से जाना जाता है? आधुनिक काल बताइए। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल को किस नाम से जाना जाता है? जीवनी काल, पद्म काल, संस्मरण काल या गद्य काल? बताइए। वेरी गुड, आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से जाना जाता है, जिसके प्रवर्तक माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है आपका, आवारा भीड़ के खतरे हरिशंकर परसाई द्वारा रचित किस साहित्यिक विधा की रचना है? क्या ये कहानी है, नाटक है, व्यंग है या फिर कविता है? बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैंने कल आपको बताया था कि हरिशंकर परसाई जो है वो हिंदी साहित्य के सबसे बड़े व्यंगकार के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आवारा भीड़ के खतरे, जो है वो एक प्रकार का सामाजिक व्यंग है। तो विकल्प सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न पर आएंगे। तो प्रश्न है, रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? रीतिकाल का कौन सा कवि है जो एकमात्र कृति से साहित्य में अमर हो गया? रहीम, मतीराम, बिहारी या फिर देव? बताए। हिंदी लैंग्वेज का क्लास कब चल रहा है? सानू सरगम, दोपहर 2 बजे आइए, आप इस क्लास को देखिए। ठीक है, तो हिंदी साहित्य के रीतिकाल का कवि, रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि बिहारी, जिनकी एकमात्र रचना है बिहारी सतसई।
बिहारी सतसई, ठीक है, जिसमें कुल 713 पद संकलित हैं और ये रीति काल के रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी क्यों कहा जाता है, बताइए। मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी क्यों कहा जाता है, सभी को जवाब देना है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी क्यों कहा जाता है? ये मैंने कई बार क्लास में इसका उल्लेख किया हुआ है, क्योंकि उनका जन्म जायस नामक स्थान पर हुआ था, ठीक है, उनका जन्म जो है वो जायस नामक स्थान पर हुआ था, इसीलिए मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी नाम दिया, जायसी उपनाम दिया गया। विकल्प सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? चंद्रबरदाई, अच्छा फोन की भी आवाज सुनाई दे रही है, चलो फोन को हम कर देते हैं साइलेंट। बताइए। ऑफलाइन क्लासेस नहीं होती हैं, केवल ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। नो डाउट उनकी रचना है पृथ्वीराज रासो, ठीक है, विकल्प डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं? ये प्रश्न पूछा जा चुका। अपभ्रंश का वाल्मीकि पुष्यदत्त, धनपाल, शालिभद्र सूरी या फिर स्वयंभू? बताइए। अपभ्रंश का वाल्मीकि हम किसे कहते हैं? सभी को जवाब देना है। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है, ठीक है, तो विकल्प डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान किसकी कृति है? फणीश्वर नाथ रेणु, प्रेमचंद्र अज्ञे या फिर जयशंकर प्रसाद? बहुत आसान सा प्रश्न है, आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। गोदान जो है वो एक उपन्यास है जो कि मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा रचित है। अब अगला प्रश्न है आपका, खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा है, खड़ी बोली की रचना करने वाले पहले कवि कौन हैं, उसमें हमने टिक किया था अमीर खुसरो को। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि हैं अयोध्या जी, जिनकी रचना है प्रिय प्रवास, ठीक है, प्रिय प्रवास जो उन्होंने खड़ी बोली में लिखी हुई थी, तो विकल्प डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी की पहली कहानी लेखिका, आपने पढ़ा होगा दुलाई बाली, एक कहानी दुलाई बाली, ठीक है, पूछा गया है हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम क्या है? बंग महिला, सत्यवती, चंद्रकिरण या फिर चंद्रकांता? बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर? हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम, वेरी गुड, हिंदी की पहली कहानी लेखिका है बंग महिला, ठीक है, जिनका नाम है राजेंद्र बाला घोष, ठीक है, राजेंद्र बाला घोष, जिनकी रचना है दुलाई वाली। विकल्प ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है अब हमारा, कलम के सिपाही क्या है? ये हम इस पे चर्चा कर चुके हैं। कलम के सिपाही आत्मकथा है, रेखा चित्र, संस्मरण है या जीवनी है? बताइए। वेरी गुड, कलम के सिपाही जो है वो एक जीवनी है जो कि प्रेमचंद्र के ऊपर रचित है, जिसके लेखक हैं अमृत राय, ठीक है, अमृत राय, याद रखना, कलम के सिपाही। तो विकल्प डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। और हमारी ये जो क्लास थी वो आज की यहीं तक थी।
उम्मीद है क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बताएं कमेंट बॉक्स में आपको हिंदी में कौन सा टॉपिक पढ़ना है। जैसा कि कहा गया है कि आपको आदिकाल पढ़ना है तो हम जल्दी ही आपको आदिकाल की रचनाएं कराएंगे। ठीक है, अब ऐसे स्टूडेंट जो कि हमारे साथ हमारे फाउंडेशन बैच में जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, जो हमारे फाउंडेशन बैच में जुड़ना चाहते हैं उनको जाना होगा गूगल पर और टाइप करना होगा अड्डा 24/7। ठीक है, आपको बता देते हैं किस प्रकार आपको बैच को परचेस करना है। ठीक है, चलिए तो गूगल पे जाके टाइप करेंगे अड्डा 24/7, जो पहली लिंक है उस पर आपको क्लिक कर देना है और आपको डिस्काउंट कोड याद रखना, कोड है आपका Y646। ठीक है, कोड बस याद रखना है, कोड है आपका Y646। चलिए, तो हमारी आज की क्लास यहीं तक थी। उम्मीद है क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। अब मिलेंगे हम हमारी 2 बजे वाली क्लास में। ठीक है, और हमारा जो बीपीएससी एप्लीकेशन पर जो क्लासेस हैं 3.0 की वो 20 फरवरी से शुरू हो रही हैं।